हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत उपसर्ग टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन देखेंगे और समझेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की विभिन्न एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे। आपका 2018 में जो हुआ था वीडियो का एग्ज़ाम, उसमें हर पेपर में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यदि इस चैनल में हिंदी विषय के अंतर्गत दूसरे टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। इसी प्लेलिस्ट में मैंने लगभग आपके सभी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए हैं। किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने का यही तरीका है कि आप पहले थ्योरी पोर्शन कवर कीजिए, फिर क्वेश्चंस को लगाइए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी जो एक्यूरेसी है और स्पीड वो बढ़ती जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डेफिनीशन दी गई है कि उपसर्ग जो है ना, उस शब्दांश मतलब शब्द के अंश, शब्द का भाग या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द या अव्यय के आदि में, मतलब आदि और अंत होता है ना, तो आदि मतलब शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के भाग होते हैं या अव्यय होते हैं। अव्यय आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आप लोग विशेषण, क्रिया विशेषण, एक मिनट, विशेषण नहीं होता है, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये जो सब होते हैं ना, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये सब अव्यय होते हैं। अव्यय वो होते हैं जो सेम के सेम वैसे ही बने रहते हैं और उनमें लिंग और जाति और धर्म इस सब पे इनके द्वारा कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है। और उसके बाद लिखा क्या है कि ये शब्द या अव्यय की शुरुआत में लगते हैं और उसका जो अर्थ होता है वो उस बदल जाता है या उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। तो कई बार अर्थ बिल्कुल उल्टा भी हो जाता है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे कि उपसर्ग लगने से जो शब्द का अर्थ होता है वो किस तरह से चेंज होता है। अब यहाँ पे लिखा है ना हेडिंग उपसर्ग का प्रयोग। तो उपसर्ग के प्रयोग से लिखा है कि शब्द के अर्थ में 3 स्थितियाँ प्रकट होती हैं, कि जो शब्द का अर्थ है वो 3 तरह से चेंज होता है। पहला लिखा है कि शब्द का अर्थ है ना वो सर्वथा प्रतिकूल हो जाएगा, मतलब एकदम उल्टा हो जाएगा। जैसे ऑप्शन लिखे हैं, अपकीर्ति, अपमान, दुष्कर्म, पराजय। तो कीर्ति शब्द जो है ना उसमें उस उपसर्ग लगा है तो अपकीर्ति हो गया। तो कीर्ति का अपकीर्ति जस्ट अपोजिट हो गया ना, विलोम शब्द। ऐसे ही मान में अप लगा है तो अपमान। जैसे कर्म में दुह लग गया तो दुष्कर्म हो गया। जय में परा लग गया तो पराजय हो गया। तो इनमें अप, दु और परा ये उपसर्ग लगे हुए हैं। एक बात आपको याद रखना है कि उपसर्ग का खुद में कुछ अर्थ नहीं होता। जब ये किसी शब्द में जुड़ते हैं ना तो फिर वो उसका अर्थ है ना उस पर चेंज करते हैं कुछ, मतलब जो चेंज होता है वो तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। लिखा है कि शब्दार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता, मात्र गति या अधिकता का संकेत मिलता है। जैसे काल में अति लग गया तो अतिकाल और बल में प्र लग गया तो प्रबल हो गया। तो यहाँ पे शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, काल और अतिकाल, ऐसे बल और प्रबल, बस थोड़ा सा जो अधिकता है ना वो बढ़ गई। बल और प्रबल तो मतलब बहुत ज़्यादा बल, काल और अतिकाल इसी तरीके से। तीसरा है कि एक नवीन विशेषता आ जाती है, जैसे अनुज, अभिराम, उपदेश। तो जैसे अभी लग गया राम में तो अभिराम हो गया, तो कुछ नई विशेषता आ गई ना, राम में अभिराम लग गया। ऐसे देश में उप लग गया तो उपदेश हो गया, एक नया बिल्कुल अर्थ हो गया। तो 3 चीज़ें, या तो अर्थ पलटेगा या कोई अर्थ नहीं चेंज होगा, बस उसमें थोड़ा सा गति या दिखता बढ़ जाएगी या कुछ नवीनता आ जाती है। ये 3 चीज़ें, 3 तरह से उपसर्ग जो है ना वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अब बात करते हैं कि जो हिंदी में उपसर्ग होते हैं ना वो कई भाषाओं से आते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू। तो हम लोग अलग अलग भाषाओं से जो उपसर्ग लिए गए हैं वो हम लोग देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग संस्कृत भाषा के देखेंगे। तो जैसे लिखा है ना अति, तो सबसे पहले अति देखेंगे। तो इसका अर्थ होता है अधिक, सीमा से परे। अब इसका उपयोग बताया गया है कि जैसे अधिक में अति लग गया तो अत्यधिक हो गया, क्रमण में लग गया तो अतिक्रमण हो गया, इंद्रिय में लग गया तो अतीन्द्रिय हो गया। ऐसे ही अधि तो ऊपर, स्थान में श्रेष्ठ या अधिक। जो अभी मैंने बताया था कि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है ना, तो ये स्वतंत्र रूप से जनरली प्रयोग नहीं किए जाते हैं, किसी शब्द के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे लिखा है अधिकरण, तो करण में अधि लग गया, अधि आत्म तो अध्यात्म हो गया, अधिक अधिष्ठाता। ऐसे ही अनु, तो अनु को वैसे मतलब यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पीछे, समान या साथ, तो क्रम में लग गया तो अनुक्रम हो गया, अनुस्वार, अनुनय। इसी तरह से आगे चलते हैं। अप, तो इसका अर्थ होता है बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव, विपरीत, पृथक। सभी अर्थ आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको शब्द में समझना है कि किस तरह से प्रयुक्त होता है। जैसे अपभ्रंश, अपसत्य, अपराध, अपाश्रय। अभी मतलब और या समीप या सामने, पास। तो अभिलाष, अभ्यास, अभिज्ञा, अभिनव। आओ, आओ मतलब नीचे या पतन, तो अवस्था, अवज्ञा, अवनति। आ मतलब और या सम्मुख, आचरण, आरंभ, आजन्म। अगला है उत या उद, दोनों होते हैं, ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ, तो उत्कर्ष। ये अर्थ जो आते हैं ना, वो जब शब्द में लगेंगे तभी इस तरह का अर्थ देंगे, अपने तरफ से उत थोड़ी कहीं पे यूज हो जाएगा। उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख। जैसे उप लिखा है ना तो निकट, तो उपकार, लेकिन जब कार में लग गया तो उपकार बिल्कुल अलग सेंस आ गया। तो अभी मैंने बताया ना कि उपसर्ग जब लगते हैं तो या तो बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं अर्थ, या तो उसकी गति बढ़ा देते हैं, या नया कोई शब्द बिल्कुल नया अर्थ निकल आ जाता है। तो उप में जैसे कार में उप लग गया तो नया अर्थ आ गया बिल्कुल। देश में उप लग गया तो उपदेश, तो देश और उपदेश में कोई संबंध तो है नहीं। ऐसे ही उपनिवेश, उपासना। दुर या दुह या दुस्त, ये तीनों हम लोग एक ही होते हैं। दुराचार, दुष्कर्म, दुर्गम, दुर्दशा। निह, निस, निह, निर, निह, निस, ये भी यूज करते हैं। तो भीतर, बाहर, निषेध, निकृष्ट, निरूपण, निर्भय, निश्चल। ये प्रयोग जो लिखे हैं इनको भी आपको याद रखना है। अगला आ गया परा। परा मतलब जब यहाँ पे लगेगा तो पीछे, अनादर, नाश, उल्टा, अधिक, ये सब होगा। तो पराजय, पराक्रम, पराविद्या। उल्टा भी देखो यहाँ पे लिखा है, और अधिक भी लिखा है, और नाश भी लिखा है। परि मतलब चारों ओर, तो या आप आसपास, तो परिभ्रमण, परिणाम, परिच्छेद। प्रा मतलब अधिक, आगे या ऊपर, तो प्रस्थान, प्रकाश, प्रारंभ। तो स्थान में प्रा लग गया तो प्रस्थान, काश में लग गया तो प्रकाश, ऐसे ही प्रारंभ। प्रति, तो प्रति मतलब विरुद्ध, विरोध, सामने या एक एक होता है ना, प्रत्येक तो एक एक, या प्रतिक्षण तो हर एक क्षण। तो प्रतिकूल, प्रति लगा कूल में तो प्रतिकूल, अच्छ में लगा तो प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि। ये हम लोग संस्कृत के पढ़ रहे हैं। 3 और बचे, उसके बाद दूसरी भाषा के। हमने अभी बताया कि जो हिंदी में उपसर्ग होते हैं वो कई भाषाओं से लिए गए हैं। कई बार पूछ लेता है कि किस भाषा से लिया गया है। वि जैसे तो भिन्न, विशेष, अभाव, इस तरह का अर्थ ये आएगा शब्द में। तो विकास, विस्मरण, व्यर्थ। वि अर्थ तो व्यर्थ। सम या सन, अच्छा, साथ या पूर्ण। तो संकल्प, संयोग, समालोचना। तो ये जो संकल्प है ना, तो इसमें सम या सन, ये दोनों आप बोल सकते हो कि ये उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुए हैं। सम आलोचना तो समालोचना। अगला है सु मतलब अच्छा, सरल या अधिक। तो सुकर्म, सुसंगठित, स्वागत। जो शब्द है ना उस हिसाब से इनका अर्थ इस तरह से आएगा। तो ये हो गए आपके संस्कृत के। अब हम लोग देते हैं हिंदी के
कि हिंदी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग हैं। क्या लिखा है, हिंदी उपसर्ग प्रायः संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश है, मतलब उसमें कुछ चेंजमेंट करके प्रयुक्त किया गया है और विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं। तो जो हिंदी भाषा के उपसर्ग है ना, वो जनरली संस्कृत उपसर्गों को तोड़ मड़ोड़ के लिखा जाता है और तद्भव शब्दों में प्रायः जोड़ा जाता है उनको, तद्भव शब्दों के पहले। जैसे आ, तो आ का मतलब है अभाव या निषेध, तो अचेत, असहाय, अकाल, अनीति। अन मतलब अभाव या नहीं या निषेध, तो अनमोल, मोल में लग गया तो अनमोल, होनी में लग गया तो अनहोनी। अध मतलब आधा, तो अधमरा या अधकचरा, अधमरा अधकचरा अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है ऊ, तो अलग और बाहर, तो जैसे उजाड़, उचक्का, उदर। अगला है उन, मतलब एक कम, तो जैसे 19 है ना, 19 का मतलब होता है 19, तो 20 में एक कम 19। 39 मतलब 39, तो 40 में एक कम 39। औ या औ, ये देखो ब्रैकेट में लिखा, तो हीन, निषेध या अब, तो अवगुण, अवघड़। कु मतलब बुरा या खराब या हीन, कुख्यात, कपूत, कुमार्ग। दु मतलब बुरा, हीन, दो और विशेष, जैसे दुगुना लिखा है ना, तो दो गुना। दुकाल मतलब बुरा समय, दुर्जन मतलब खराब व्यक्ति। अगला है निह, काफ़ी बार पूछा जाता है नि, तो अभाव रहित या कमी, तो निकम्मा, निडर, निहंग। अगला है सु, अच्छा है सुंदर, तो सुगढ़, सुचेत, सुजन, इसमें एक स्वागत भी होता है, सुआगत हो जाता है आपका स्वागत। तो ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। अब हम लोग देखेंगे उर्दू भाषा के। बस आप हल्का एक बार आइडिया रख लेंगे कि ये उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो आसानी रहेगी इनसे। कम मतलब थोड़ा या हीन, तो कमज़ोर, कमबख्त, कमसिन। खुश मतलब अच्छा, तो खुशबू, खुशखबरी। एक खुश है ना, स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होता है हैप्पीनेस के लिए ना, खुशहाल, एक उपसर्ग भी है ये। गैर मतलब भिन्न, विरुद्ध, अभाव नहीं, तो गैर मुल्क, गैर वाजिब। ये हम लोग उर्दू को देख रहे हैं। दर, दर मतलब में, तो दर असल, दरवेश, दरमियान। ना मतलब अभाव, तो नालायक, नाराज। बा मतलब और में या अनुसार, तो बदस्तूर, बकौल। बद मतलब बुरा, तो बदकार, बदचलन, बदनीयत। बे मतलब बिना, तो बेईमान मतलब जिसका ईमान नहीं, बेहतर, बेवकूफ़। ला मतलब बिना, तो लावारिस, लाजवाब, लापता। 3 यहाँ पे फारसी भाषा के लिखे हुए हैं। अभी जो ईरान है ना, उसको पहले फ़ारस बोला जाता था ना, फ़ारस की खाड़ी है अभी भी, वहाँ की भाषा है फ़ारसी। तो सर मतलब मुख्य, तो सरकार, सरगना, सरहद। अब ये नहीं है कि मुख्य को यहाँ पे सभी जगह अर्थ प्रयुक्त हो तो एक ही हो। हमने भी बताया कि 3 तरह से चेंज हो सकता है अर्थ। हम मतलब बराबर, तो हमदर्द, हमसफ़र, हमदम। ये अर्थ नहीं पूछेगा। हर मतलब हर माह, हर चीज़, मतलब हर लगाया माह हमें, तो हर माह हो गया, और चीज़ में लग गया तो हर चीज़ हो गया। अब हम लोग अंग्रेजी के भी देखेंगे। तो सब मतलब नीचे की पोस्ट के लिए प्रयुक्त करते हैं ना, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। हेड मतलब हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ये मुख्य के लिए प्रयुक्त होता है। ये हो गया आपका उपसर्ग कि हम लोगों ने कई भाषाओं के, मतलब इंग्लिश, अभी फारसी के 3 देखे, फिर उर्दू, फिर हिंदी और संस्कृत, इनके उपसर्ग देखे। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है ना, किस तरह के पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यदि असुरक्षित को हम लोग अलग अलग करें ना, तो हो जाएगा अ प्लस सु प्लस रच प्लस इत। इसमें ना इत प्रत्यय लगाए और आ और सु उपसर्ग लगे हैं, तो इस तरह से ये आ प्लस सु, इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है अधिमानता में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। एक मिनट, उपसर्ग में प्रत्यय शायद बोल गया। तो अधि उपसर्ग इसमें लगा है, अधि प्लस मानता। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। अब व्यागत में उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग में ना आप संधियों का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसको यदि संधि विच्छेद इसका होगा तो अभिआगत होगा, अभि प्लस आगत। अभी जो है ना आपका ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ये ऑप्शन आपका सही है। उपसर्ग बताना है अतीन्द्रिय, तो अतीन्द्रिय का यदि संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा अति प्लस इंद्रिय। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अति उपसर्ग। आगे चलते हैं। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो बोल रहा है कि अपशब्द में क्या है। तो अपशब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका संधि विच्छेद करोगे आप तो हो जाएगा आदि प्लस अक्ष। कौन सा उपसर्ग है, आदि। ये ऑप्शन आपका सही है। ये देखो सब वीडियो के एग्जाम में पूछे गए हैं। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, अधि प्लस कारी, अधि उपसर्ग है। बी ऑप्शन सही है। बोल रहा कि समय आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो जब इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे बोल रहे आ उपसर्ग नहीं लगा तो अलग अलग करना है इनको। तो आ और कथ प्लस कथ, तो जो बाद का शब्द बनेगा ना उसका कोई अर्थ यदि निकलेगा तो उसमें आ उपसर्ग लगा, यदि अर्थ नहीं निकलेगा तो उपसर्ग नहीं लगा। जैसे कथ में आ लगा तो कथ मतलब कथनीय या कथ कहने योग्य, अकथ मतलब न कहने योग्य। भेद में आ लग गया है तो अभेद हो गया, चूक में आ लग गया है तो अचूक हो गया ऐसे। लेकिन डी ऑप्शन जो है ना अनुज, अनुज में आल से हटा दोगे नुज, तो नुज का कोई मतलब नहीं होता। डी ऑप्शन सही है आपका। अब बोल रहा है कि अधोमुख में ना इसको संधि विच्छेद करोगे तो कौन सा उपसर्ग मिलेगा। तो अधोमुख का जब संधि विच्छेद आप करोगे ना तो वो आपका हो जाएगा अधः प्लस मुख। तो अधा इसमें उपसर्ग लगा है। अगला है अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो मान में अप लग गया है। तो आपको ना जब उपसर्ग को हटाना है तो जैसे अप प्लस मान, तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें ये डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो क्या करना है आपको, जो शब्द आप अलग कर रहे हो ना, तो जब ये दूसरा जो शब्द बना ये ना उपसर्ग के अलावा, इसका यदि कोई मतलब हुआ तो आप जो उपसर्ग को हटा रहे हैं वो सही है। लेकिन ऐसा यदि कुछ हो गया कि ये दूसरा जो शब्द बन रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है तो फिर आप सही तरीके से उपसर्ग नहीं बता रहे हो। अत्याचार, तो अति प्लस आचार। तो आचार शब्द होता है ना, तो हम इसीलिए आपका आचार शब्द है ना कि हमारा आचरण या आचार सही होना चाहिए। तो अति है ना इसमें उपसर्ग लगा है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अलंकार का जो यदि संधि विच्छेद करोगे ना तो आपका हो जाएगा अलम प्लस कार। तो अलम जो है ना ये उपसर्ग है, कार में लग गया है। उपसर्ग बोल रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का योग है। वो ट्रिक आपको अपनानी है कि उपसर्ग को आपको अलग करना है और उससे पता चल जाएगा। तो जैसे आपका बोल रहा है ना किस शब्द में उपसर्ग का योग है, तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है ना तो आ लगा दिया गया है किसमें, धीर में। तो आ ये है ना उपसर्ग, इसमें आ लगा हुआ है। बाकी गहन, अगहन जो है ना ये अगहन महीने का नाम होता है, तो आप वो गहन उससे कन्फ्यूज ना हो जाइए। गरु कोई शब्द नहीं होता है, कड़ भी नहीं होता है।
अधिकार, तो अधि प्लस कार, अधि उपसर्ग लगा है, सी ऑप्शन सही है। आगमन, तो गमन में आ लग गया है, डी ऑप्शन आपका सही है। उप प्रधानाचार्य, तो इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन क्या बोले, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग, देशज उपसर्ग, इनमें से क्या लगा है। तो प्रधानाचार्य में उप उपसर्ग लगा हुआ है आपका, तो ये है ना तत्सम है, उप है ना जो तत्सम है, तो तत्सम उपसर्ग हो गया आपका। समीप छोटा गौड़, इसके अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो जो उप लिखा है ना, इसका मतलब होता है समीप छोटा गौड़, इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभी आया था तो उन है आपका, लेकिन ये वाला है, डी वाला नहीं है। बोला किस शब्द में प्रयुक्त, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन। उत्कीर्ण, तो उत्कीर्ण में बोल रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। तो ना ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये क्या लिख गया, आ लिख गया, आधाता है ना, तो उत ऐसे हलंत लगाएंगे, उत प्लस किरण, तो उत आपका उपसर्ग लग गया, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है उच्चारण में उपसर्ग, तो उच्चारण का जब संधि विच्छेद करोगे ना, तो आपका हो जाएगा उत प्लस चारण। चारण में उत उपसर्ग लगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि निम्न में शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वही टेक्निक हम लोग अपनाएंगे। कुलीन, कुख्यात, कुचाल, कुयोग। देखो ख्यात में कुह लग गया तो कुख्यात हो गया, चाल में कु लग गया तो कुचाल हो गया, योग में कु लग गया तो कुयोग हो गया। लेकिन जो लीन है ना, इसमें कु लग गया तो कुलीन है ना, लीन कुलीन होता है ना, कुलीन एक अलग शब्द होता है। जो लोग उच्च वर्ग में पैदा होते हैं ना, उनको कुलीन बोलते हैं। इसमें कु उपसर्ग नहीं लगा, यही पूछ रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अनु उपसर्ग से बोल रहा है कि कौन सा शब्द बना हुआ है। तो पहले ही जो शब्द दिया गया है ना अनुचर, इसी में आपका अनु उपसर्ग लगा हुआ है, चर में अनु लग गया तो हो गया आपका अनुचर। अनुपमा जो है ना, वो अनुपमा अलग शब्द होता है, अंतर भी डिफरेंस के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए आगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। इसमें जो डी ऑप्शन है ना, इसको यदि आप अलग अलग करोगे तो कु प्लस टेव आएगा। तो टेव जो होता है ना, वो आदत या हैबिट के लिए प्रयुक्त होता है। डी ऑप्शन आपका सही है, इसमें कु उपसर्ग लगा है। अब बोल रहा है कि दुकाल में कैसा उपसर्ग है, तो इसमें दो उपसर्ग लगा है और ये हिंदी भाषा का है। डी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है। अब बोल रहा है इसमें कौन किस में निर उपसर्ग नहीं लगा है। निःशेष, निर्बल, निर्देश, निर्वाह। तो निःशेष जो है ना, इसमें निर उपसर्ग नहीं है, इसमें निह लिखा है ना, तो ए ऑप्शन आपका सही। बाकी निर प्लस देश, निर्बल, निर्वाह। अब बोला निसंकोच, इसमें कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है वो प्रयुक्त हुआ है। तो नि अभी आया था, वही प्रयुक्त हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही है।
निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? अभी निर आया था, कहाँ पे लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में निर आपको प्रयुक्त हुआ है उपसर्ग। अब बोल रहा है इसमें किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सहज, अनुभव, संचार, नयन। तो जो नयन है ना, एक ये शब्द है, इसमें अब ऐसा थोड़ी है कि ना प्लस यन लगा दो या नए प्लस यन ना लगा दो, कुछ ऐसा इस तरह का कुछ होगा नहीं, ये सब अर्थ नहीं निकल रहा। डी ऑप्शन सही है, नयन शब्द है, इसमें ना या कुछ उपसर्ग वगैरह नहीं लगे हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, तो इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो प्रति प्लस आशा होगा, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो परि प्लस भाषा, तो आपका डी ऑप्शन परि उपसर्ग लगा है। ज़्यादातर तो आप आसानी से टिक कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होगा, वो आपको याद रखना है। प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक प्रत्येक, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि उपसर्ग परा का क्या अर्थ होता है? तो अभी परा उपसर्ग आया था, तो उसका एक अर्थ उल्टा भी था। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। अब आ गया लो परा, फिर से आ गया पराजय में उपसर्ग, तो परा उपसर्ग इसमें लगा है, सी ऑप्शन आपका सही है। दुरात्मा में पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दूर, दूर तो कहीं से होगा नहीं, दूरा, दूर और दुस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। दूर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, दुरात्मा, दुस नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग लगा और प्रति प्लस ध्वनि, प्रति, ये ऑप्शन में दिया गया है। बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर प्लस मुखी, ये ऑप्शन आपका सही है, बहिर। देखो उड़ंती रा लगी हुई है, मतलब ये रा जो आधा होगा, ये बी वाला नहीं सही होगा, बस ये गलतियां नहीं करनी। ब उपसर्ग बोल रहा है कि किस में? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। तो दौलत में ब लग गया ना, तो बदौलत, दौलत में ब लग गया, बिल्कुल चेंज हो गया। बदौलत मतलब ड्यू टू उनकी वजह से, दौलत तो होती है प्रॉपर्टी, तो इसमें ब उपसर्ग लगा है। पूछ रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो शब्द के आदि में होता है, मतलब शुरुआत में। जो डेफिनेशन दी गई थी ना, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था। देखो आ गया, उपसर्ग को कहते हैं, शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि शब्दांश होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। वाक्य कांश नहीं होता, शब्द और पद भी नहीं होता। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन बना बना के है ना वो थक गए हैं अब, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। संग्राम में उपसर्ग बताना है, तो संग्राम में देखो बिंदी ऊपर लगी है, तो संग्राम का सब संधि विच्छेद करोगे तो सम प्लस ग्राम होगा। देखो ग्राम का मतलब होता है गांव ना, उसमें सम लग गया तो संग्राम बिल्कुल अर्थ पलट क्या गया, अलग ही हो गया। सम उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। इस तरह के ना सम वाले काफ़ी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। फिर से संवाद वाला आ गया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त। सम में संग आ रहा है ना, तो आपका ए ऑप्शन सही है, सम उपसर्ग है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? प्रति उपसर्ग, तो अभी हम लोगों ने प्रति उपसर्ग देखा। अब बोला है कि किस भाषा का है, तो ये संस्कृत भाषा का है, मतलब और होता है इसका मतलब। लो संयोग आ गया फिर से। मैंने बताया ना कि ये सम वाले बहुत पूछते हैं, तो इसमें सम उपसर्ग है, सन नहीं है, ना ही ये संग है। ये ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। पागलपन जो है ना,
इसमें बोल रहा है कि जो रेखांकित शब्द है वो किस कोटि का उपसर्ग है। पागलपन में किस तरह का उपसर्ग है। तो पागलपन, पागल में पन लगा है तो इसमें कोई उपसर्ग तो इसमें लगा नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन है ना गलत है, आप ये समझ लो। अगला है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। जैसे बदनाम होता है ना, बदस्तूर, तो ये बोल रहा है किस भाषा का, तो ये उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं का है। बोला किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो फिर से आप अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो वाद में अप लगा है, जय में परा लगा है, भाव में प्रा लगा है, यहाँ डाना में ओ नहीं लगा है, ओढ़ना अलग ही शब्द है। डी ऑप्शन आपका सही है, इसमें उपसर्ग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। देखो इसी तरह का भी एक आया तो क्वेश्चन, और ये आपको वीडियो एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये शब्द के आगे जुड़ता है। सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये हो गया आपका उपसर्ग टॉपिक कंप्लीट। जितनी बातें आपको बताई गई हैं इतने ही आप केवल कर लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। हिंदी में आपके लगभग 50 में से 1-2 क्वेश्चन की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 47-48 तक क्वेश्चन आपके सही होंगे ज़रूर। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।